कि ये लोग बहुत बुज़दिल हैं। आप देखिए कि उसमें का एक आदमी पिंकी चौधरी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, भागा भागे फिर रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ और कहो कि हमने ये कहा है। तो ये लोग बुज़दिल हैं। जिस दिन इनको ये लगेगा कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब गायब हो जाएगा। कपिल मिश्रा को देख लीजिए कैसे आज़ाद घूम रहे हैं, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो मतलब असमानता है ये नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आइडिया ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक संगोष्ठी आयोजित की थी, जहां अलग अलग तबके के लोग आए और अपनी बात आइडिया ऑफ इंडिया क्या है आज 75 वर्ष के बाद उस पर बात की। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनका अपना आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं उनसे। सर, आपका तारुफ। मेरा नाम कासिम सैयद है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। एक उर्दू का डेली अखबार यहाँ से निकालता हूँ, रोज़नामा खबरें के नाम से। सर, आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आज 75 सालगिरह पूरी हो चुकी है, 75वीं, उसके बाद देखिए, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया वही है जो हमारी जंग आज़ादी के मुजाहिदीन का था, और उन्होंने जो एक कंसेप्ट उनका था कि हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें हर शख्स को इक्वलिटी मिले, इंसाफ मिले और अपनी बात को आज़ादी के साथ कहने का हक़ मिले। मैं समझता हूँ कि यही हिंदुस्तान की बुनियाद है, और जब भी इस बुनियाद को छेड़ा जाएगा तो फिर हर शहरी अपने आप को गैर महसूस करे। अभी जो जंतर मंतर पर जिस तरह का नारे लगाए गए थे, आपने उसको बहुत अच्छा कवर किया था। उन नारों को हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ने रिजेक्ट किया, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि जिसको हम यहाँ की मेजॉरिटी कहते हैं, वो लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और वो सारे लोग आइसोलेट हो गए। तो आइसोलेट होने का मतलब ये है कि इन नारों को अभी इसको सभ्यता के ख़िलाफ़ समझा जाता है हमारे भारत की। और जब भी कोई जबरी चीज़ थो भी जाती है, जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ हज़ारों साल के साथ जो सलूक हुआ, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अम्बेडकर जी ने बनाया था उसने उनको इक्वलिटी दी। लेकिन आप देखिए कितनी चालाकी के साथ जो सोशल इक्वलिटी थी उसको सोशल जस्टिस में तब्दील कर दिया गया, जबकि हमें सोशल इक्वलिटी चाहिए। जब समाजी मसावत होगी, बराबरी होगी, तभी तो इंसाफ होगा। तो सोशल जस्टिस भी एक, मैं समझता हूँ कि बहुत चालाकी भरा नारा है। हमें सोशल जस्टिस के बजाय सोशल इक्वलिटी पे जोर देना चाहिए और उसी की बात करना चाहिए। लेकिन सर, आज की जो हुकूमत है, जो सियासत है, आप देखिए दिल्ली में जो सेक्टर 12 है द्वारका का, वहाँ पे एक हज हाउस की बात हो रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आप कह लीजिए जो ज़्यादा मात्रा में जो लोग रहते हैं, वो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। द्वारका में भी लोगों ने ऐसा किया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हुकूमत है, हुकूमत से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही जाके हज हाउस का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ये हज हाउस बना तो कश्मीर जैसी हालात यहाँ बन जाएंगे। ये संभव है? नहीं, देखिए, ये तो एक हिमाकत भरी बात है, और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि द्वारका के लोगों ने खुद ख़त लिखकर उसको अपोज किया कि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि एक आग के अंदर जैसे शबनम की हवा का झोंका होता है, इससे ये एहसास होता है कि हमारी सोसाइटी में अभी इतना जहर नहीं भरा गया है कि सही बात कहना सुनना नामुमकिन हो जाए। इतना जहर नहीं भरा गया है, लेकिन जहर का लेवल अब बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनको संरक्षण मिले, सोसाइटी का मिले, सरकार का मिले, कानून का मिले, तो फिर इस तरह के लोग मैदान में आते हैं और अपने दिल के भड़ास निकालते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त का जो एक परसेप्शन जो बन गया है वो ये है कि लाइन ऑर्डर को जो इन्फोर्स जो करते हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रवैया बड़ा कहना चाहिए कि मायूस कुन है। मतलब जो उनको करना चाहिए बग़ैर ये सोचे हुए कि करने वाला कौन है, अगर उस कानून का इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो तो मैं ये समझता हूँ कि लोग बहुत बुज़दिल हैं। आप देखिए कि उसमें का एक आदमी पिंकी चौधरी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, भागा भागे फिर रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ और कहो कि हमने ये कहा है। तो ये लोग बुज़दिल हैं। जिस दिन इनको ये लगेगा कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब गायब हो जाएंगे। आज जो सर परिस्थितियाँ बन रही हैं देश में, उसमें आप मोदी सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? ये आपने बड़ा मुश्किल भरा सवाल किया है। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से अगर मैं कहूँ तो जो बात मैंने पहले कही है कि जब इस बात का परसेप्शन बन जाए कि हम जो कुछ भी करेंगे हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना है, और एक परसेप्शन ये चला जाए कि कुछ लोग अगर ऐसा करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून जो है लगाया जाएगा, तब इस तरह की वाक़यात, इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ
कि देखिए जो भी सरकार है, मोदी सरकार इस चीज़ को खुल के कर रही है। इससे पहले वाली सरकारें पीठ पीछे करती थी। बस फ़र्क इतना है, इन्होंने पर्दा हटा दिया है। वो लोग पर्दे के पीछे से करते थे। लोगों के मिलजुल के रहने के लिए कहीं ना कहीं वो पर्दा ज़रूरी था, इस बात को आप नागवार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो पर्दा ज़रूरी था, उस पर्दे को इन्होंने उठा दिया है। और अगर हम जैसे लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी के हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि यह है कि जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, वो भी अगर सरकार के साथ जाकर खड़ा हो जाए तो हमारे जैसा आदमी अपनी बात को कहाँ कहेगा। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म आया है, उसने इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी है कि किसी भी गलत चीज़ को बहुत दिनों तक गलत नहीं पेश किया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ आरिश जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज न्यू आइडिया ऑफ इंडिया आप लोग बात कर रहे हैं जिस पर, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि हर किसी का अपना अपना आइडिया होता है, हर किसी का अपना अपना इंडिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। आज के युवाओं का, खासकर आपका अपना नज़रिया क्या है? देखिए, हमारा नज़रिया जो हिंदुस्तान को देखने का है वो यही है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी कम्युनिटी मौजूद है, जितनी भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं, जितने कल्चर को मानने वाले लोग मौजूद हैं और जितनी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग मौजूद हैं, उन सब के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो महफूज रहने चाहिए और उनकी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। आज के हालात आप अगर देखेंगे तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कोई भी तबका इस वक्त खुश नहीं है। अगर भूख से मौतों की बात की जाए तो ये यूएन की रिपोर्ट है कि हर साल 10 लाख बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे रोज़ सोते हैं इस मुल्क के अंदर। और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ अमीरों के लिए अलग स्कूल हैं, गरीबों के लिए अलग स्कूल हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करती है और ये दुनिया के कई मुल्क में लागू है। वो कि एक ऐसा स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, और उसी स्कूल में एक बड़े पूंजीपति का बच्चा भी तालीम हासिल करेगा, उसी स्कूल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे होंगे, उन्हीं स्कूल में लेबर जो यहाँ की है, लेबर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे भी, रेहड़ी लगाने वाले लोग के बच्चे भी उसी स्कूल में एजुकेशन हासिल करेंगे। आप स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और आज की जो हुकूमत है उनकी सबसे बड़ी जो टक्कर है वो आज के जो युवा वर्ग हैं, जो आज जिसे आप कह लीजिए एजुकेशन लर्नड लोग हैं, उनसे ही है। वो सबसे ज़्यादा परेशान है उनसे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही समय में जब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो एजुकेशन पे बात करें? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त जो काम कर रही हो आप देख ही रहे हैं कि जो इस पर काम कर रहा है, आवाम में जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, आप देख ही रही हैं कि जेल में झूठे इल्ज़ाम ला के जेलों में डाल दिया उनको। जिन लोगों ने बड़े बड़े मूवमेंट खड़े किए हैं इस मुल्क के अंदर, उनको जेलों में डाल दिए झूठे इल्ज़ाम लगा करके। तो हुकूमत तो ये काम कर रही है। तो आज जो इस मुल्क के हालात हैं, जो हमने आज ये प्रोग्राम किया है, इसका जो ये सब्जेक्ट था कि आइडिया ऑफ इंडिया, वो इस पर गौर करने के लिए कि आज मुल्क को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। हम ये 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे अजदाद थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, वो जो हासिल करना चाहते थे, वो जैसा भारत देखना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है आज यहाँ। वो जैसा भारत देखना चाहते थे और आज जिस भारत में हम खड़े हैं वहाँ नारे लगते हैं कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अभी जो सदारती खिताब में डॉक्टर साहब ने बात रखी है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग, भाई संविधान तो ये कहता है कि स्टेट का कोई मज़हब नहीं होगा, वो किसी मज़हब को और मज़हब की चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी। लेकिन हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी को और एक विचारधारा को सबके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। तो अब ये जो वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है और वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जिसको प्रमोट कर रहे हैं और उसी को सबके ऊपर थोपना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर ये इस मुल्क की पहचान है, ये इसकी खूबसूरती है कि इसमें इतने सारे भाषाओं वाले, इतने सारे कल्चर के लोग हैं, इतने सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती रही है कि ये सभी लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते रहे। लेकिन अभी के जो हालात हैं कि ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लोग हैं, इन्होंने मतलब काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है कि लोगों में नफ़रत फैलाने में, उनको तोड़ने में और अपने जो प्रोपेगेंडे हैं उनको पीक तक पहुंचाने में। तो द्वारका में एक हज हाउस का मामला आपने सुना होगा, द्वारका सेक्टर 22 में, उस पर
जो हुकूमत से जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और देश के प्रधानमंत्री को टैग करके लिखते हैं कि अगर ये बना तो यहाँ कश्मीर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मुल्क में सभी मज़हब के लोगों को पूरी आज़ादी है किसी मज़हब पे चलने की, अपनी इबादत गाहें कायम करने की। तो ये तो ज़रूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी की ज़रूरत है हज हाउस। तो अब वो जानते हैं कि हुकूमत हमारा साथ दे रही है, वो जब पीएम राम मंदिर की नींव रख सकते हैं तो आम लोग जो आम मुसलमान हैं यहाँ के, वो अपने लिए हज हाउस क्यों नहीं बना सकते? तो ये तो सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको अपने मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी होना चाहिए और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? यहाँ संविधान की धज्जियाँ तो खुद हुकूमत उड़ा रही है, हुकूमत के लोग उड़ा रहे हैं। सवाल वही है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में। आज हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, कल हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, आगे क्या होगा? देखिए, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं और नतीजे की आप बात करें तो नतीजे आप देख रही हैं कि जो जिस तरह के नारे लग रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे 8 अगस्त में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें कितना मतलब ऑब्जेक्शनल ये था सारा कुछ। हुकूमत ने क्या किया उस पर? हुकूमत भी एक तरफा कार्रवाई करती है। तो देखिए, ये जुल्म जब बढ़ जाता है तो पब्लिक अवेयर होती है, पब्लिक खुद निकल करके सड़कों पर आती है। तो ये चीज़ें तो होनी है कि अगर हुकूमत अभी भी बाज नहीं आती है और ये जो हिंदुस्तान का संविधान है, ये जो सेकुलरिज्म की बात करता है, ये जो डेमोक्रेसी की बात करता है, अगर उन चीज़ों को हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आवाम खुद निकल करके इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। तो वो समय अब आ रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल आ रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से जेलों में भी डाल रहे हैं, हुकूमत डराने की कोशिश कर रही है, उसके बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर कितने किए हुए हैं, कितने लोगों मतलब झूठे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, उसके बाद भी जब वो मीडिया से कभी भी रूबरू होते हैं, डेट पर जाते हैं, तो उनके चेहरे पे आप खौफ नहीं देखेंगे, ज़रा सा भी डरते नहीं हैं। तो मतलब ये न्यू इंडिया है जो अब नई आज़ादी की मांग कर रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, न्यू इंडिया की कोशिश लोग कर रहे हैं कि वो एक काले अंग्रेज़ थे, गोरे अंग्रेज़ थे, उनसे हमने आज़ाद करा, अब काले अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। तो न्यू इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ ये, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज़ादी से लेकर अब तक जो भी हुकूमतें रही हैं, किसी ने भी हिंदुस्तान के हर तबके के लिए काम नहीं किया है। तो सबके लिए मतलब समान अधिकार होने चाहिए और अगर इंसाफ की बात की जाए तो हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ जो लोग हैं उन सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर दलित है, मुसलमान है, आदिवासी, तो इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर कोई मतलब इनके कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं, तो उनको वो कुछ भी करते रहे। उन पर कोई कपिल मिश्रा को देख लीजिए कैसे आज़ाद घूम रहे हैं, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो मतलब असमानता है ये नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर, ये खतरनाक है।